इंसान जब अपने अंतिम समय में हॉस्पिटल के बेड पे होता है तो उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी रिवाइंड होने लगती है। कुछ अधूरे सपने, कुछ अधूरी यादें या कुछ ऐसी बातें जो कहीं ना कहीं दिल में दबी रह गईं और पूरी नहीं हो पाई, वो उसकी आंखों के सामने चलने लगती हैं। लेकिन अब वो क्या करे, वो हॉस्पिटल के बेड पे है तो कुछ भी बड़बड़ाने लगता है और उसके फैमिली वालों को लगता है कि यार ये तो बुढ़ा मरने वाला है, पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहा है, कैसी अजीबोगरीब बातें कर रहा है। लेकिन अगर आप तसल्ली के साथ बैठकर उन बातों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको उनमें कहीं ना कहीं एक दर्द या कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात पता चलेगी जो उनके दिलो दिमाग में सालों से बसी हुई है। कुछ ऐसी ही कहानी बयां करती है इम्तियाज अली की नई फिल्म मैं वापस आऊंगा, जिसको मैंने देख लिया है और आज मैं इसका ही रिव्यू करने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस हफ्ते बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई हैं, बहुत सारी फिल्मों के ट्रेलर आए हैं, तो ऐसे शोर शराबे के बीच में मैं आपको रिकमेंड करूंगा मैं वापस आऊंगा को आप ज़रूर देखना। ये फिल्म मस्ट वॉच है। ये फिल्म आप सिनेमा हॉल में जाकर बिना कुछ सोचे समझे देखना। और इस हफ्ते रिलीज हुई ये सबसे बेहतरीन फिल्म है जो आपके दिल को मतलब अंदर से झकझोर के रख देगी और साथ ही साथ ये भी बता जाएगी कि यार ये इम्तियाज अली की फिल्म है और इम्तियाज अली की फिल्म हमेशा खास होती हैं। इस फिल्म में भी इम्तियाज अली का वही जादू, वही मैजिक देखने के लिए मिलता है जो अपनी फिल्मों में वो हमेशा रखते आए हैं। 1947 के वक्त जो पार्टीशन हुआ था उसके समय की कहानी इसमें हमें देखने के लिए मिलती है कि कैसे एक प्यार अधूरा रह गया और एक इंसान हॉस्पिटल के बेड पे है, मरने की कंडीशन में है, लेकिन फिर भी उसको वो दिन याद आ रहे हैं, अपनी जवानी के दिन याद आ रहे हैं जब उसने किसी लड़की को प्यार किया था। लेकिन पार्टीशन की वजह से वो लड़की पाकिस्तान में ही रह गई और ये इंडिया वापस आ गया। इम्तियाज अली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ में इसके सीन लिखे हैं। पूरी फिल्म दो टाइमलाइन में चलती है, जहां पर हमें एक प्रेजेंट की टाइमलाइन देखने के लिए मिलती है कि नसरुद्दीन शाह हॉस्पिटल के बेड पे हैं और अजीबोगरीब बातें बड़बड़ाए जा रहे हैं, वो किसी को समझ में नहीं आ रही हैं। लेकिन उनका पोता लंदन से वापस आता है, वो उनको समझने की कोशिश करता है कि आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो अधूरी रह गई हैं। फिर उसे पता चलता है कि दादाजी आज भी 1947 में जब पार्टीशन हुआ था उस वक्त की यादों में खोए हुए हैं। एक लड़की थी जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन पार्टीशन होने की वजह से वो लड़की उन्हें नहीं मिल पाई और उनके दिल में तब से एक ऐसी बात दबी है कि वो उसको एक बार देखना चाहते थे, उससे मिलना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इसी बात को लेकर कहानी आगे बढ़ती है। बीच बीच में हमें नसरुद्दीन शाह जिन्होंने दादाजी का रोल निभाया है, उनके जो यंग किरदार है वो देखने के लिए मिलता है और उनके यंग वर्जन में नजर आए हैं वेदांग रैना और सरवरी। क्या बेहतरीन काम किया है वेदांग रैना ने, जो यंग वर्जन का पंजाबी वाला रोल उन्होंने निभाया है। भाई वेदांग रैना ने बेहतरीन काम किया है, अच्छा खासा रोल है और उनकी एक्टिंग में ना एक डेप्थ नज़र आई। इस किरदार को बेहतरीन तरीके से उन्होंने निभाया। उनके साथ में सरवरी की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगी और जिस तरह से सरवरी का जो मतलब लुक था इसमें एक पाकिस्तानी गर्ल का, वो बहुत ही अच्छा था। सरवरी ने एक्टिंग बहुत दमदार की है। दिलजीत दोसांझ जो उनके पोते बने हुए नजर आए हैं वो प्रेजेंट टाइमलाइन में चलते हैं और दादाजी से उनकी वार्तालाप होती रहती है, तो उनके भी कई सीन अच्छे हैं। लेकिन मुझे सही बताऊं तो दिलजीत दोसांझ से अच्छा काम वेदांग रैना का लगा। उनका रोल भी अच्छा खासा था इसमें। इम्तियाज अली ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ में बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में इस फिल्म को बनाया है। मतलब आप भी अगर ये फिल्म देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं उन यादों में खो जाएंगे, वो दर्द, वो तकलीफ महसूस कर सकते हैं जो उस समय के लाखों और करोड़ों लोगों ने देखी थी। मतलब पार्टीशन के वक्त ऐसा नहीं था कि केवल पाकिस्तान से ही मार के लोगों को इंडिया भेजा गया था, इंडिया से भी कई लोगों को मार के पाकिस्तान भेजा गया था और ऐसे में इस खूनी जंग में लाखों लोगों को अपने घर से बेदखल होना पड़ा था और कई दर्द उनके दिलों में आज भी बसे हुए हैं। कुछ लोग जो इंडिया आ गए उनके सगे लोग पाकिस्तान में ही रह गए, उनको वो दोबारा कभी देख ही नहीं पाए। इन सारी चीजों को इम्तियाज अली ने इतने बेहतरीन तरीके से शूट किया है कि कुछ समय के लिए आप सच में उन पुरानी यादों में खो जाएंगे और आपको लगेगा कि यार ये कितना भयानक समय था। फिल्म का पूरा फोकस एक लव स्टोरी के ऊपर रखा गया है जो पाकिस्तान में टेक प्लेस करती है, लेकिन पार्टीशन होता है और कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और एक बात जो अधूरी है वो नसरुद्दीन शाह के दिमाग में कहीं ना कहीं रह जाती है, जिसकी वजह से वो अपने अंतिम समय में होते हुए भी तड़प रहे हैं, लेकिन अपनी सांसें नहीं छोड़ पा रहे हैं। नसरुद्दीन शाह की एक्टिंग की अगर बात करें तो भाई बंदा जीता जागता एक्टिंग की मिसाल है। क्या बेहतरीन काम किया है। नसरुद्दीन शाह की एक्टिंग देखकर ऐसा लगता है कि भाई मतलब सच में कोई बूढ़ा इंसान हमारे सामने लेटा हुआ है और वो अपने अंतिम समय में है और कुछ ही पल में शायद ये दुनिया छोड़कर जाने वाला है। नसरुद्दीन शाह पूरी फिल्म में हमें एक हॉस्पिटल के बेड पर ही लेटे हुए नजर आए, लेकिन क्या बेहतरीन काम किया है। दिल खुश हो गया उनकी एक्टिंग को देखकर।
फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो 1947 के सीन्स को बहुत ही अच्छे तरह से रिक्रिएट किया है इम्तियाज़ अली ने। मतलब जो उस समय की चीज़ें थीं, उस समय के कपड़े थे, उस समय के लोग कैसे रहते थे, कैसे एक दूसरे से बात करते थे, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से इम्तियाज़ अली ने इसमें दिखाया है। क्या कुछ पॉलिटिक्स हो रही थी, कैसे कुछ आपके सगे लोग ही एक दूसरे को मारने के ऊपर उतारू हो गए थे, इन सारी चीज़ों को बखूबी इम्तियाज़ अली ने दिखाया है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी लाजवाब है और ऐसा लगता है कि हम कोई ड्रीमी फिल्म देख रहे हैं। मतलब हम सोचते हैं ना कभी कभी कि यार कोई चीज़ ऐसी होगी, हम अपने ख्यालों में उसको जैसा एज्यूम करते हैं, इम्तियाज़ अली ने इसको बिल्कुल वैसे ही पर्दे पर उतारा है। उस समय का भोलापन, उस समय का प्यार, चेहरे पर मासूमियत, मतलब सारी चीज़ें बाकमाल थीं। लगभग इसके पहले ही सीन से ये फिल्म आपको एंगेज करके रख लेती है। नसरुद्दीन शाह हमें इसके पहले ही सीन में नजर आते हैं। इसके बाद में आपको लगता है कि यार ये कहानी कुछ ना कुछ अलग होने वाली है, और धीरे धीरे ये फिल्म आपके मतलब दिल में पूरी तरह से बस जाती है। आप पूरी फिल्म में ऐसे खो जाओगे कि मतलब मैं बता नहीं सकता। मैंने कल दिन में 2 फिल्में देखी थी, हॉन्टेड 3D और भारत भाग्य विधाता, और मैं वापस आऊँगा का मैंने लेट नाइट शो देखा। एक्चुअली में मैंने जानबूझकर इसको लेट नाइट में ही देखा क्योंकि मुझे पता था कि ये इम्तियाज़ अली की फ़िल्म है, और इम्तियाज़ अली की फ़िल्में तसल्ली के साथ में, सुकून के साथ में बैठकर देखने लायक होती हैं। इन फिल्मों को आप ना फील कर सकते हो, एक एक किरदार किस सिचुएशन से गुजर रहा है, उसके साथ में कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं, उसके दिल में, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, आप एक एक किरदार से जुड़ जाओगे। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इंटरवल एक ऐसे पॉइंट पर होता है जहां पर पार्टीशन हो जाता है। उसके बाद फिल्म सेकंड हाफ में आती है, और सेकंड हाफ में कैसे दादाजी की अधूरी इच्छाओं को उनका पोता यानी कि दिलजीत दोसांझ पूरा करते हैं, वो बेहतरीन तरीके से इसमें दिखाया है। हालांकि फिल्म का एंड आते आते मैं ये सोच रहा था कि शायद इसमें हमें कुछ अच्छा या हैप्पी टाइप का कुछ और देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इम्तियाज़ अली ने इसको बहुत ही प्रैक्टिकल रखा। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको केवल हैप्पी एंडिंग दिखाने के लिए उन्होंने कुछ भी दिखा दिया हो। इसको उन्होंने बहुत ही सर्टल तरीके से रखा, जो कि प्रैक्टिकली होता भी है। लेकिन मैं एंड में कुछ अलग सोच रहा था कि शायद कुछ ऐसा हमें देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उससे बिल्कुल ही अपोजिट इम्तियाज़ अली ने रखा। और ये देखने के बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इम्तियाज़ अली की चॉइस अच्छी थी, इसकी एंडिंग यही अच्छी थी क्योंकि ये प्रैक्टिकली थी। तो मैं वापस आऊँगा इस हफ्ते थिएटर में रिलीज हुई एक मस्ट वॉच फिल्म है, जिसको थिएटर में आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म जब OTT पर आएगी तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। लेकिन ये फिल्म यार थिएटर में देखने लायक है। मतलब जिस तरह के सीक्वेंस इम्तियाज़ अली ने प्लान किए हैं, वो बड़ी स्क्रीन पर देखकर मज़ा आ गया। ऐसा लग रहा था हम कोई फिल्म नहीं बल्कि एक सपना देख रहे हैं, उस समय की सुनहरी यादें देख रहे हैं। क्योंकि अक्सर हमारे साथ भी ऐसी कई चीज़ें होती हैं कि हमारे दिलो दिमाग में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अधूरी रह जाती हैं। जैसे आपके भी कभी स्कूल और कॉलेज में कोई ना कोई लड़की ऐसी होगी जिससे आप मन ही मन प्यार करते होंगे, जिसके लिए आपका अट्रैक्शन होगा, लेकिन शायद आप कभी अपनी बात बोल नहीं पाए होंगे, या बोली होगी तो पूरी नहीं हो पाई होगी। और इन सारी बातों को अब सालों बीत गए हैं, लेकिन फिर भी ये यादें आपके दिलो दिमाग में बिल्कुल वैसी ही छपी हैं जैसी कि ये कल की ही बात हो। मैं खुद इससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहा था, क्योंकि मेरे दिलो दिमाग में भी अपने स्कूल के टाइम की, कॉलेज के टाइम की ऐसी कई सुनहरी यादें बसी हुई हैं, जिनको मैं चाहता हूं कि यार एक बार और जीने का मौका मिले, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हुई होंगी, और ये फिल्म इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से दिखाती है। तसल्ली के साथ बैठकर अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो पूरी फिल्म में खो जाएंगे। ये फिल्म आपको एक पल भी बोर नहीं करेगी, और मुझे लगता है कि 2026 की अभी तक की ये शायद सबसे अच्छी फिल्म है। आप ये फिल्म एक बार जरूर देखना। मेरी तरफ से फिल्म को 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। तो ये तो था फिल्म मैं वापस आऊँगा को लेकर मेरा पूरा रिव्यू। अगर आप लोगों ने ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी नई फिल्मों के रिव्यूज़ देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।